अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक चौथा, जिसमें लिखा हुआ है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि जो दो ऐसे त्रिभुज लेना है जिसका क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। तब हमको प्रूफ करना रहेगा कि दोनों जो त्रिभुज है वो कैसे रहेंगे, सर्वांगसम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4, प्रश्नावली 4 का चौथा क्वेश्चन है। उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए दिया गया त्रिभुज है, समझ, इसका नाम रख देते हैं हम जे के एल एक्स वाई जेड। ठीक है, तो हमारे दिया गया त्रिभुज है जे के एल और एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड। ये हमारा त्रिभुज रहेगा जो कि क्षेत्रफल में आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे क्षेत्रफल में बराबर है, इसलिए हम जानते हैं और हम बहुत जानते हैं, हमने अभी पढ़ा है प्रमेय से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, जे के एल। ठीक है, और अपॉन करके लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड करके लिखेंगे, और बराबर में लिखेंगे कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा, कौन सा ले ले, जे के अपॉन में लेते हैं एक्स वाई का स्क्वायर जो है इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, ये हम जानते हैं प्रमेय से। तो इसको हम लिख देंगे प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ हम ये भी जानते हैं प्रश्न से कि ये दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो आपस में बराबर है। तो प्रश्नानुसार करके लिखेंगे, प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जे के एल बराबर है किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड के। ठीक है, एक्स वाई जेड के भैया, इतना बात समझ में आ गया। ये दोनों आपस में बराबर है, तो इनकी भुजाएं जो है वो ऐसी रहेगी। वो कैसे रहेगी उसको हम लोग देखते हैं। तब अब ऐसा है, तब करके लिखेंगे इसकी भुजाओं को जे के अपॉन में एक्स वाई का स्क्वायर, या फिर इस पे नहीं भी लगाएंगे तो अनुपातिक रूप से तो बराबर लिख ही सकते हैं ऐसे। फिर बराबर करके लिखेंगे, देखना ध्यान से, ये हो गया जे के की संगत भुजा है एक्स वाई। अब हम के एल के संगत भुजा लेंगे, के एल का संगत भुजा क्या है, वाई जेड। अब जे एल का संगत भुजा क्या है, एक्स जेड है, और ये सब बराबर होंगे आपस में एक के। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो ये आपस में बराबर होंगे, और ये सब किसके बराबर होंगे, एक के बराबर होंगे। एक के बराबर होने की वजह से क्या करेंगे देखना, ये सब जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। मान लीजिए सब आपस में के एक के बराबर है, तो हम लिखेंगे जे के अपॉन में एक्स वाई बराबर एक। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो जे के बराबर हो जाएगा एक्स वाई, बोलो हाँ या ना। ठीक इसी तरीके से हम लिख सकते हैं के एल अपॉन में वाई जेड बराबर होगा किसके, एक के। फिर इसको इधर भेज देंगे जे वाई जेड को, तो हो जाएगा के एल अपॉन में वाई जेड हो जाएगा। ठीक इसी तरह ये भी आपस में बराबर होगा, जे के अपॉन में रहेगा एक्स जेड बराबर हो जाएगा 1। इसको इधर भेज देंगे तो जे के बराबर हो जाएगा एक्स जेड, यानी कि इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है। जब सभी भुजाएं आपस में बराबर है इसका मतलब क्या हुआ, ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, कांग्रेंस है। तब यहां से हम लिखेंगे इसलिए करके, ठीक है, इसलिए त्रिभुज जे के एल सर्वांगसम है, ऐसे लिखना पड़ेगा सर्वांगसम के लिए, किसके, त्रिभुज एक्स वाई जेड का। अब यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए था हमको, कांग्रेस प्रूफ करने के लिए 3 चीजें हमने यहाँ 3 चीजें बता दिया। देखो कौन कौन सी है, पहला एक, दूसरा और ये तीसरा, 3 चीजें हमने बता दिया। तीनों भुजाएं इसके कैसे हैं, बराबर है। तो यहां से लिखेंगे तीनों भुजाएं बराबर है, तो साइड साइड साइड
कॉन्ग्रेंट से, सर्वांगसमता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। ठीक है, चलो फिर नोट करिए। तो आज हम देखने वाले हैं अध्याय 11 का प्रश्नावली 4 का 5वां क्वेश्चन, जहां लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अगर क्वेश्चन की गहराई में जाना चाहें तो यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे पास दो समरूप त्रिभुज है, कुछ ऐसे, सपोज करिए ये हमारे पास समरूप त्रिभुज है। समरूप अगर नहीं दिख रहा होगा तो देखने का कोशिश करें कि ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है, हो सकता है कि आकार में छोटा बड़ा हो। तो यहाँ बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुज है, इनकी जो संगत मध्यिकाएं होंगी, ऐसे मध्यिका मतलब, हाँ, इस त्रिभुजा को दो भागों में बांटने वाले को हम क्या बोलेंगे, मध्यिका। अब मध्यिका यही ऊपर से डाला जाएगा ये जरूरी नहीं, हो सकता है कि हम यहाँ से यहाँ तक डाल दें ऐसे, या यहाँ से यहाँ तक कर दें। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब है कि मध्यिका डालें तो तीन भुजाओं में से किसी एक भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, यही तो है कहने का मतलब। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक मध्यिका डालते हैं तो ये दो भाग में बट जाता है। ये समझ में आया? तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि सपोज दैट इसको मान लीजिए ए, ये है बी, ये है सी, पी है, क्यू है और ये है आर। हमको प्रूफ करने रहेगा शीतल की ट्राइंगल ए बी सी का एरिया, और वैसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की जो एरिया है वो उनकी संगत मध्यिकाओं के वर्ग के बराबर है। समझ में आए? यानी कि यहाँ से अगर हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए एम है और ये है एन, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपके लिए ए एम ऐसे, और ये हो जाएगा आपके लिए पी एन, और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना रहेगा। समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? इससे पहले हमने जो प्रमेय पढ़ा था उस प्रमेय में हमने सिर्फ ये देखा था कि ए बी का वर्ग हो सकता है अपॉन में पी क्यू का वर्ग हो सकता है, या तो बी सी का वर्ग अपॉन में क्यू आर का वर्ग हो सकता है, या फिर ए सी का वर्ग हो सकता है अपॉन में क्या होगा, पी आर। हमने ऐसा देख लिया है, पहले हमने देख लिया है कि एरिया ऑफ ए बी अपॉन में पी क्यू का वर्ग देखे थे, या फिर ये लिखो, या तो ये लिख सकते थे बी सी अपॉन में क्यू आर का वर्ग लिखा हुआ था। हमने इससे पहले जो प्रमेय पढ़ा था उसकी बात कर रहे हैं रामायण। इसके बाद हमने जो देखा था वो देख लिया था ए सी अपॉन में पी आर का देख लिया था होल स्क्वायर। इन तीनों में से किसी एक को प्रूफ किए थे। समझ में आया? अब यहाँ पे ना हमको ए बी चाहिए, ना बी सी चाहिए, ना ही हमको ए सी चाहिए, हमको चाहिए क्या, इसकी संगत मध्यिका। ठीक है, इस संगत मध्यिका में ये और ये संगत मध्यिका का जो अनुपात है वो इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होना चाहिए। ये हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि अब ए बी बी सी या ए सी को प्रूफ नहीं करना है, हमको प्रूफ क्या करना है, ए एम को प्रूफ करना है, मध्यिका को क्या करना रहेगा, हमको लाना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये भी एक समझ लीजिए एक थ्योरम जैसे ही है, तो इसको भी हम लोग थ्योरम जैसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। और सपोज करिए कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपके लिए कथन है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है उसको बताने के लिए हमको यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा और उसका नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं त्रिभुज बना देता हूँ जो एक दूसरे के क्या है, समरूप है। सपोज करिए एक ये है और एक सेम यही है, ये ऐसे दोनों एक दूसरे के समरूप, यानी कि इसका जो आकार है वो छोटा बड़ा होगा लेकिन जो आकृति वो सेम रहेगा। तो इसका नाम दे देते हैं ए, ये है बी और ये है सी, इसका नाम दे देंगे हम लोग पी क्यू, ये है आर। ठीक है, अब इनका संगत मध्यिका खींचना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, ए से लंब डाल देते हैं, ठीक पी से लंब डाल देते हैं। ये जो लंब है वो क्यू आर को और बी सी दो भागों में बराबर बराबर दो भागों में बांटता है, ये बोलना सही है। तो यहां से हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम और इसको नाम दे देते हैं एन। हमको प्रूफ क्या करना रहेगा, प्रूफ करने रहेगा यहाँ से कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर अपॉन करके लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ से हम बराबर करके लिखेंगे कि ए
एम अपॉन में पी एन, ये इसका जो वर्ग है यानी इसकी जो अनुपात का वर्ग है वो इसके एरिया के बराबर होगा, ये हमको लिखना पड़ेगा। आया नहीं है उसको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको लाना रहेगा, यही आंसर है, सपोज कर लीजिए आप। ठीक है, अब यहां से चलेंगे सीधा सीधा उत्पत्ति से, उत्पत्ति। ठीक है, अब उत्पत्ति में हम स्टार्ट करेंगे यहां से त्रिभुज। चलो तो आगे बढ़े फिर। चलिए संजय, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, जिसमें लिखा हुआ है शाहिद एक खंभे की लंबाई का अनुमान लगाते हुए इस प्रकार खड़ा होता है कि उसके सिर एच की छाया व खंभे की शिखर क्यू की छाया एक ही बिंदु डी पर पड़ती है। यदि डी ई इज इक्वल टू 1.6 मीटर और डी एफ इज इक्वल टू 4.4 मीटर हो तो सिद्ध, तो खंभे की लंबाई क्या होगी, जबकि शाहिद की जो लंबाई है वो है 1.2 मीटर। ठीक है, ये सपोज करिए हमारे लिए एक पोल है, खंभा है, ठीक है, और ये जिसका जमीनी स्तर है, ये जमीनी स्तर है, समझ में आ रहा है। क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ पे सन है, सन की वजह से हमारी परछाई बनती है, तो इस खंभे की भी परछाई बनेगी, और सबकी एक एंड पॉइंट में होता है, जैसे कि मेरी परछाई का जो एंड पॉइंट दिख रहा है वो वहां पे है। ठीक है, तो इसका भी परछाई का कहीं ना कहीं एंड पॉइंट होगा, तो सपोज कर लीजिए आप लोग कि इसकी जो परछाई का जो एंड पॉइंट है वो यहाँ है, सपोज ऐसे। ठीक है, और यहीं पे एक शाहिद नाम का लड़का भी खड़ा हुआ था ऐसे, ये देखो कितना बढ़िया शाहिद नाम का लड़का है कि नहीं, ये है शाहिद। ठीक है, तो शाहिद का भी जो परछाई बन रहा था वो इसी पॉइंट पे बन रहा था, यानी कि समझ में आ रहा है, इस खंभे का जो आखिरी शीर्ष बन रहा था, यानी कि जो पॉइंट बन रहा था, परछाई बन रहा था आखिरी, वो यहाँ पर है, और इस शाहिद का भी परछाई का जो आखिरी पॉइंट है वो यहीं पे बन रहा है, दोनों का जो पॉइंट है वो मिलता है, कहने का मतलब ये समझ में आ गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ दिया गया है आपके लिए डी, और ये है क्यू, और ये है आर, और ये है ई, और ये है डी। अरे अरे, ये एच है सपोज, तो एच है यहाँ, समझ में आ गया। और यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यू भी आपको दिया गया है, तो डी ई का जो वैल्यू है वो कितना है, 1.6 मीटर। ठीक है, और जो एच ई यानी कि जो शाहिद की हाइट है एच ई, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 1.2 मीटर, समझ में आ गया। अब यहां से डी एफ कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे गलत गलत बताया है रोहित, डी एफ का जो वैल्यू है वो कितना है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो इसकी लंबाई है वो कितना है, 4.4 मीटर है, इतना है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई जानकारी दिया होगा, बस इतना दिया ही गया। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग कैलकुलेशन। तो हमको बेसिक चीज क्या ज्ञात करना है, खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि क्यू एफ की वैल्यू ज्ञात करना है। क्यू एफ की वैल्यू ज्ञात कैसे कर सकते हैं, मेरी बारी, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहा हो, आप इस व्यक्ति को एक लाइन मान के चलिए, ठीक है, तब आपको दो त्रिभुज दिखा होगा, एक बड़ा सा त्रिभुज, एक छोटू सा त्रिभुज, समझ में आ गया। तो ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, इन दोनों त्रिभुजों को आपको क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा, तब हमारा काम आगे बढ़े। तो सबसे पहला वही काम है कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं। तो हम त्रिभुज किन कौन कौन से ले रहे हैं, त्रिभुज क्यू एफ डी व त्रिभुज एच ई डी से हम लोग चलते हैं, और इन्हीं को हमको क्या करना रहेगा, प्रूफ करना। समझ में आ रहा है मैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखना ध्यान से, प्रूफ करने के लिए हमको दो चीज चाहिए, कोई और चीज दिख रहा है कि नहीं, मतलब कि आपको क्या क्या दिख रहा है जो दोनों में बराबर हो, एच डी,
नहीं है। समरूप तो सिद्ध कर लो पहले। समरूप सिद्ध करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों में ऐसा दो कोई चीज ढूंढ के निकालो, या दो चीज कहने का मतलब दो भुजा निकालो या दो कोण निकालो, या कोण एक भुजा निकाल सकते हो आप लोग, ये आपको निकालना है। क्या बराबर है? हाँ, जमीन और आसमान का खंभा है दाई है। खंभा जी तो इंसान कैसे हो सकता है, दोनों बराबर कैसे होगा? नहीं हो सकता। क्या एफ ई आर एच एफ, ये ऐसे क्या सब मूर्ख हो, सब के सब मूर्ख हो। चलो देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ, मेरी बारी है, देखो ध्यान से। देखो जो खंभा होता है जमीन से ना, वो ज्यादातर खंभा है। अब तुम लोग जो एक्सेप्शन है उस पर मत जाना, ज्यादातर खंभे जो है स्ट्रेट रहता है, यानी जमीन के साथ में देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक इसी प्रकार अगर हम खड़े होते तो ऐसे नहीं खड़े होते, हम भी 90 डिग्री का एंगल बनाते तो सीधे खड़े होते जमीन। तो हम भी यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर 90 डिग्री का क्या बनाएंगे? एंगल बनाएंगे, यानी कि कोण एफ बराबर होगा कोण किसके? कोण ई के। और दोनों कैसे बना रहे हैं? 90 डिग्री के कोण को कैसे बताना रहता है बराबर? कुछ का कुछ बता रहे हो, ऐसा नहीं होता है समझ, ठीक है? कुछ का कुछ नहीं बताना रहता है, हमको दोनों में बराबर ढूंढना रहता है। एक तो मैंने ये बता दी, अब आप देखने की कोशिश करो कि कोई और भुजा या कोई और कोण है क्या जो दोनों में बराबर है, सिमिलर है? एफ ई और ई डी नहीं, वो बराबर नहीं है। क्यू एच, क्यू एच किसके बराबर है? मैं बताऊंगा, अब रुक जा, मैं बताऊं। देखो रामायण, रामायण देखो, रामायण क्यू एफ डी, यही त्रिभुज हमने लिया है, और एक त्रिभुज है एच ई डी। इन दोनों त्रिभुजों में आपको डी कॉमन नहीं नजर आ रहा है, तो जो कोण है डी वो उभयनिष्ठ है। कोण डी क्या है? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में आया है, यानी दोनों में आया है मतलब बराबर ही होगा। इस त्रिभुज के लिए भी कोण डी का मान उतना ही है, और इस त्रिभुज के लिए भी कोण डी का मान उतना ही है। इस एंगल का मान उतने की नहीं भैया, तुम खंबे हो तो मान तुम्हारे लिए अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए सेम होगा डी का मान। तो इसलिए डी यहाँ पे क्या है? उभयनिष्ठ है भैया, समझ में आ गया? तो ये हमने दो चीजें बता दी है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अतः करके, कि अतः अतः कोण सॉरी त्रिभुज क्यू एफ डी समरूप होगा किसके? ट्रायंगल एच ई डी के। ठीक है, समझ में आए? और जब समरूप है तो भुजाओं को अनुपातिक रूप से लिखा जा सकता है। तो अब उन भुजाओं को लेना है तेजस्वी जिसका मान दिया गया हो, और एक त्रिभुज एक भुजा ऐसे लेना है जिसका मान नहीं दिया गया। तो चलो लेके बताओ कौन कौन सा भुजा लेंगे? हाँ रोहित बताए, चलो बोलो। नितेश तुम? डी एच, डी एच डी एच यू और क्यू एच। हाँ तुम समझ ही नहीं पाए हो कि मतलब ई डी और डी एच, ई डी और डी एच नहीं, ऐसा नहीं, आराम से तुम बताओ। हाँ डी एच एफ, नहीं तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? नहीं ऐसा थोड़ी ना मैंने बोला, तीन का मान पता होना चाहिए, एक का मान नहीं पता होना चाहिए। और हम उन भुजाओं को लेंगे जो अनुपातिक रूप से बराबर है और जो एक जैसे हो, ऐसा नहीं है कि अलग अलग ले लेंगे।
पूरा पाठ खत्म होने वाला है 2 दिन में, और आप लोगों को इतना नहीं मालूम है कि कौन किसके समान है। चलो एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, कौन किसको कितना समझ में आएगा, इससे प्रूफ हो जाएगा। ये सपोज करिए कि हमारा ट्राइंगल है, और एक सपोज करिए कि हमारा दूसरा ट्राइंगल। नाम दे देते हैं, ए है, बी है, सी है, ये पी है, ये क्यू है और ये आर। ठीक है, अब मैं पूछूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले संजय तुम्हारे लिए सवाल ये है कि ए बी के समरूप, ए बी भुजा का समरूप कौन है? क्या कौन सा भुजा है? पी क्यू है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए बी के समरूप है पी क्यू, बहुत सुंदर, ये सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार मैं पूछूंगा रोहित से, ए सी का समरूप कौन सी भुजा है? क्या है? पी आर। तो ए सी के समरूप है पी आर। अब शीतल बताएगा हम। ठीक है, शीतल हमको बताएगा, शीतल एच डी के समरूप कौन सी भुजा है? जी हाँ, एच डी के समरूप कौन सी भुजा है? क्यों एच गलत है? क्योंकि यहाँ कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। क्यों डी है, समझ में आया? क्यों डी है, ये हमको कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक दोनों, मतलब दोनों त्रिभुज को एक ही में घुसा दिया है, तो आप लोग समझ नहीं पा रहे, इसीलिए मैं इसको अलग अलग करके बनाया। मतलब वो एक में समझ में आ रहा है? हाँ, वो एक ही में है, ये लिखे भी तो है भैया, देखोगे तुम अच्छे से, क्यू एफ डी, क्यू एफ डी बड़ा सा त्रिभुज, देख तो लो कम से कम। अब तुम बता रहे हो क्यू एच, अजीब है भाई। तो ऐसा नहीं, पहले त्रिभुज को देखना सीखो, कौन कौन सा त्रिभुज है वहां पे, फिर उसकी अनुपातिक भुजाएं ढूंढने की कोशिश करो। अब यहाँ हम अनुपातिक भुजाएं ही लिखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाता हूँ। अब मैं पूछूंगा बीच बीच में, पूरा चैप्टर इसीलिए खत्म, मतलब कि आपको ये चैप्टर जो है क्या लग रहा है, कठिन लग रहा है, कारण एक ही है, क्योंकि आप बेसिक चीज तो सीखे नहीं हो अभी तक। मुझे लगा आप सीख गए होगे बेसिक चीज, इतना चीज पता नहीं तो फिर दिक्कत है। चलिए, तो अब इन दोनों त्रिभुजों को हम क्या लिखने वाले हैं? अनुपातिक भुजाएं लिखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन भुजा का, उस भुजा को लिखेंगे जिसका मान ज्ञात करना है। तो हमको क्यू एफ का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्यू एफ, और क्यू एफ के समरूप भुजा है एच ई। ठीक है, तो लिखेंगे एच ई बराबर। अब उन दो भुजाओं को, या उन दो समरूप भुजाओं को चुनेंगे जिसका मान ऑलरेडी दिया गया है। तो चेक करते हैं किसका किसका मान दिया गया। देखो, ई डी दिया गया है, एफ डी दिया गया है, और दोनों एक दूसरे के समरूप भी है। तो देखो, सबसे पहले क्यू एफ आने की बड़ा वाला लिए है, तो बड़ा वाला यहाँ पर भी लेंगे, क्यू डी ले, एफ डी लेंगे, तो ये लिखेंगे एफ डी, अपॉन में लेंगे फिर ई डी करेंगे। समझ में आ गया? क्यू एफ का मान पता है क्या? नहीं, तो उसको लिख देंगे क्यू एफ का क्यू एफ, अपॉन में लिख देंगे एच ई। लेकिन एच ई का मान पता है 1.2, तो लिख देंगे 1.2। एफ डी का मान भी पता है, कितना है एफ डी का मान? 4.4, तो यहाँ लिख देंगे 4.4। ठीक है, इसके बाद ईडी का वैल्यू कितना है? 1.6, तो यहाँ पे लिख देंगे 1.6। क्लियर हो गया? हमको क्यू एफ का मान चाहिए, तो इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो उसको इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा आपके लिए क्यू एफ इज इक्वल टू 4.4 इंटू 1.2 अपॉन में हो जाएगा कितना? 1.6। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा मेरे ख्याल से। अब इसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो ऐसा हम कैंसिल कर सकते हैं, देखना, 4 से सीधा कैंसिल कर देते हैं, 4 तिया 12, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा ऐसे। देखो, दोनों में अगर अच्छे से देखेंगे तो दोनों में जो है डिजिट एक एक अंक के बाद है। अगर हम चाहते हैं तो इसको 3 बस लिख सकते हैं, और इसको हम चाहते हैं तो 4 बस लिख सकते हैं। तो वही काम मैं कर रहा हूँ ताकि आपको कटाने में आसान हो जाए। तो क्यू एफ इज इक्वल टू लिखूंगा 4.4, ये वैसे ही है। अब जो 0.3 है उसको मैं 3 लिख सकता हूँ, और 0.4 है उसको मैं 4 लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा? कटाने में आसानी होगी। देखना, 4 से हम सीधे इसको कैंसिल कर देंगे, 4 1 4 एंड 4 1 4 एंड 4 1 4, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो 1.1 आ गया, इंटू में आपके लिए 3, तो क्यू एफ का जो वैल्यू होने वाला है वो 1.1 इंटू में रहेगा 3। अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका मान आ जाएगा 3.3, मीटर में है इसलिए मीटर। समझ में आ गया? ये हो जाएगा आपके पोल की लंबाई।
चलिए फिर अब देखने वाले हम लोग 7वां नंबर के क्वेश्चन, जहां लिखा गया है, पहला लिखा गया है कि चित्र में कौन से दो त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के समरूप हैं, नाम लिखिए। साथ ही साथ दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपके लिए चित्र जो है दिया गया है, ये कुछ ऐसा दिया गया चित्र आपके लिए। इन सब का मान हमको दे दिया गया है। अब हमसे पूछा गया है कि त्रिभुज एबीसी के समरूप भुजाएं कौन कौन सी है, या समरूप त्रिभुज कौन कौन सी है। तो यहाँ से हम अगर बताना चाहेंगे तो पहला नंबर को मैं बता रहा हूँ। पहला नंबर में अगर मैं बात करूं तो एबीसी के जो समरूप भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुज हैं, वो ये और ये है, ये दोनों ही त्रिभुज एबीसी का समरूप है। ठीक है, तो हम बताएंगे इसको कुछ इस तरह से, त्रिभुज त्रिभुज ए सी एम व त्रिभुज सी एम बी, ठीक है, दोनों दोनों त्रिभुज ए बी सी का समरूप है, समरूप है। इतना हम लोग बता देंगे। और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए सी एम समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक इसी प्रकार हम लिख सकते हैं त्रिभुज सी एम बी समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के। इस तरह से ये दोनों त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी के क्या है, समरूप है। ये हमारे पहले क्वेश्चन का हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं, जहां पर हमको एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है, यानी इसका और इसका वैल्यू फाइंड करना है। हाँ, पहले में बस इतना ही बताना है। दूसरे में एक्स और वाई का वैल्यू याद करना है। तो सबसे पहले एक्स की ओर ध्यान देंगे, एक्स का मान पता करेंगे। एक्स का मान पता करने के लिए हमारे पास एक इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से देखोगे कि ए सी एम त्रिभुज ए बी सी का समरूप है। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज सी सी एम बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ये दोनों अगर देखोगे समान है, तो ये दोनों आपस में समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो इसलिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए सी एम समरूप है किसके, त्रिभुज सी एम बी के, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब चलिए काजल हम आते हैं एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए इनको एसी लेना पड़ेगा। एसी यहाँ पे क्या है पता है, कर्ण है। एसी यहाँ पे क्या है, कर्ण है। तो इस वाले त्रिभुज में सी एम बी में कर्ण कौन है, सी बी। तो लिखेंगे यहाँ से सी बी या भी बी सी लिख सकते हैं। अब ऐसे दो भुजा लेंगे जिसका मान पता हो, दोनों आपस में समरूप भी हो। तो देखो ये और नहीं, ये ले लेते हैं, ठीक है, ये और ये ले लेते हैं आपस में। तो हम यहाँ से छोटा वाला लेंगे सी एम जो लंब है वो लंब है, और इस वाले त्रिभुज में ये लंब है, एम बी लंब है। तो लिखेंगे एम बी। हो सकता है आपको थोड़ा बाद में जाके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको दो चित्र आपको बना के बताता हूँ कि कैसे है एक्चुअल में। ऐसे ऐसे ये वाला बना है, ये छोटा वाला। इस वाले को मैं काट के अलग बना रहा हूँ, सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे देखना, ऐसे और ये ऐसे। समझ में आ गया। ये जो त्रिभुज दिख रहा है वो सी ए एम है। ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है वो है आपके लिए बी। इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हो जाएगा ऊपर में बी, ये हो जाएगा एम, और वो हो जाएगा सी। ऐसे है, समझ में आया। इसको हमने क्या किया है, ऐसे कैंची से काट के ऐसे घुमा के रखा, ताकि इस दोनों का मुंह एक जैसे रहे। उन दोनों का मुंह जो है उल्टा उल्टा है, एक इधर किया है, वो एक इधर किया हुआ है। तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काट के ऐसे रख देंगे। तो देखो इसको ऐसे पकड़ेंगे, देखो देखो देखो, एम इधर आ रहा है, सी इधर आ रहा है, और बी ऊपर जा रहा है। तो मैंने बिल्कुल उसी को सेम जमाया। तो ये भुजा लिया है मैंने, कौन सा, सी एम। सी एम क्या है, लंब है। तो इस त्रिभुज में लंब ये है भैया बी एम, तो मैंने बी एम लिखा है। नहीं तो कई जने क्या करते हैं, ये भी लंब इसी के लिए, ये भी लंब इसी के लिए दिख रहा है, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चित्र को समझिए, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो इस त्रिभुज के लिए, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए लंब जो है सी एम है।
इस थोड़े से बड़े वाले त्रिभुज के लिए जो लंब होगा वो MB होगा, या BM लिख सकते हो, MB लिख सकते हो, आपके ऊपर है। क्लियर होगी? अब आगे बढ़े। AC का जो वैल्यू वो x है, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको फिर जरूरत पड़ता। वैसे AC का जो वैल्यू है वो x है। अब यहाँ पे देखो, CB का जो वैल्यू है, CB का जो वैल्यू है 20 है, तो हम लिख देंगे 20। अब यहाँ से हम याद करेंगे CM का जो वैल्यू है वो हमारे लिए है 12, और जो BM का वैल्यू है, MB का वैल्यू वो 16। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 12 को कैंसिल कर देंगे 4 से, तो 4 दिया 12, 4 चौक 16, गुणा कर देंगे 20, 4 पंचे 20, तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 5, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15। तो ये लिख देंगे यहाँ पे 15। अब हमको y का वैल्यू चाहिए। सुनिए, y का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लेंगे AM, ठीक, तो आधार हो जाएगा CM, तो लिख देंगे CM। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, वही दो त्रिभुज फिर से लेंगे, तो यही ले लेते हैं। पहले लेते हैं CM, फिर लेते हैं MB, ये लो ऐसे। तो AB का वैल्यू जो है वो y है, और CM का जो वैल्यू है वो 12 है, तो लिख देंगे यहाँ से 12 बराबर CM का वैल्यू 12, तो लिख देंगे MB का मान है 16, तो 16। फिर इसको कैंसिल कर देंगे 4 से, तो y इज इक्वल टू 4 दिया 12 हो गया, 4 4 16, फिर यहाँ से 12 बचा है, तो कैंसिल कर देंगे 4 दिया 12, तो y का जो वैल्यू हो जाएगा 3 दिया 9 हो जाएगा। ये लो, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है।